हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका आज के नए लेक्चर में। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और पिछले लेक्चर के अंदर में हम लोगों ने अपनी स्टार्ट कर दी थी कंसंट्रेशन टर्म्स को। हमने कंसंट्रेशन टर्म्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर लिया था, है ना। जिसके अंदर में हमने आपको मोलैरिटी पढ़ाई थी, मोलैलिटी पढ़ाई थी और मोल फ्रैक्शन पढ़ाया था। उसके साथ साथ हमने मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और मोलैरिटी के कॉन्सेप्ट्स के जुड़े हुए उनके रिलेशनशिप्स को जाना था और उसके ऊपर किया था हम लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे और बढ़िया सवाल। तो आज का लेक्चर कंसंट्रेशन टर्म्स का कंटिन्यूएशन ही है। इसके अंदर में हम लोग आज परसेंटेज बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म्स को जानेंगे और उसके थ्रू हम डेंसिटी और उसके मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच की कैलकुलेशंस को जानेंगे। उसके साथ साथ आज के टॉपिक के अंदर में हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन का, ठीक है, कि किस तरह से हम किसी सॉल्यूशन में जब मिक्सिंग करते हैं वाटर का तो उसकी मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या चेंजेस आता है। तो शुरू किया जाए आज का लेक्चर। यस, माय नेम इज ऑर्गेनहॉलिज्म बाबा और ये है आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल ऑर्गेनहॉलिज्म नीट। तो बच्चों हेडिंग लगाओ और स्टार्ट करो मेरे साथ, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स को। तो कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर में कुछ सवाल हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना। तो कुछ सवाल हम लोग बात कर रहे थे। सक्षम नीट 2025 बैच है ना, ये सक्षम नीट 2025 बैच चैप्टर ये मोल कंसेप्ट का चल रहा है और मोल कंसेप्ट का आई थिंक ये लेक्चर नंबर 5 होगा और हम कंसंट्रेशन टर्म्स का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स पार्ट 2, ठीक है। इसके अंदर में हम कंसंट्रेशन टर्म्स का डिस्कशन कर रहे थे। तो एक काम करो बच्चों, कुछ सवाल मैं अभी लेके आया हूं, है ना। 2-3 सवाल बचे हुए थे कल का, तो उन सवालों को आप लोग पहले प्रैक्टिस करो और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या क्या सवाल है वो मैं दिखाता हूं आपको, वो आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। कहाँ तक हम लोगों ने सवाल डिस्कस कर लिया था? हम लोगों ने डिस्कशन कर ली थी, बहुत सारी क्वेश्चंस की थी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कुछ सवाल और हैं मेरे पास, लेकिन उसको करने के लिए आपके पास कुछ कम्स चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, परसेंटेज बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। हम यहां पर बात करने जा रहे हैं परसेंटेज बेस्ड कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स की। बच्चों आप लोगों ने मेनली जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर में हमें 3 तरह के मेनली कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस करना है। एक को बोलते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। क्या बोलते हैं बच्चों? परसेंटेज वेट बाय वेट। दूसरा होता है दैट इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और तीसरा होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये 3 तरह के परसेंटेज टर्म्स होते हैं, इन्हें हमें डिस्कशन करना है। सबसे पहले बेटा हम लोग बात कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड परसेंटेज मास की, ठीक है। मास परसेंटेज बोलो या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, परसेंटेज वेट बाय वेट। ये क्या बताता है मैं समझाता हूं। ये बेटा परसेंटेज वेट बाय वेट बताता है, जैसे कि मान लो तुमसे कोई पूछे कि हमसे पूछा कि 20% ऑफ H2SO4। पहले इसको समझने का तरीका समझो। कोई बोला 20% ऑफ H2SO4 इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। इसका क्या मतलब है? अगर कोई तुमसे पूछे कि 20% यहां लिखा हुआ हो वेट बाय वेट, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ बेटा, ध्यान समझना, दैट इज लिखा हुआ हो 20% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ ये हमें समझना है। तो समझो क्या मतलब हुआ इसका। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 20 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन, ठीक है ना, 20 ग्राम ऑफ द H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है ना। क्या मतलब हुआ इसका? कहीं पे भी अगर लिखा हुआ हो 20% ऑफ वेट बाय वेट H2SO4 इन एक्वस सॉल्यूशन, अगर ऐसा कोई वर्ड लिखा हो तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, दैट इज 20 ग्राम ऑफ द H2SO4 इज प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है ये बात क्या बोलना चाहता हूं? तो अगर मैं यहां से एक फॉर्मूला डिराइव करूं बेटा परसेंटेज वेट बाय वेट का, तो मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज एन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन द टोटल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। तो क्या इससे हमारा एक परसेंटेज वेट बाय वेट निकल जाएगा? हाँ सर निकल जाएगा। तो यही होता है बेटा इसका फॉर्मूला, दैट इज द अमाउंट बोलो या फिर मास ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब क्योंकि हमें सबस्टांस का क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो ये हो गया बच्चा फिजिकल मीनिंग, मतलब कि क्या कैलकुलेशंस के थ्रू हो गया, और ये हो गया इसका थ्योरेटिकल मीनिंग। तो बेटा ये जो थ्योरेटिकल मीनिंग है ना, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। थ्योरेटिकली जो क्या मतलब होता है इस वर्ड का, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग का जो बेसिकली ये जो हम आज का चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाऊंगा मैं, ये आपका मैं क्या कर रहा हूं, बिल्ड कर रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का बिल्डिंग ब्लॉक, जिसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री के ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को करने के लिए कई तरह के ऐसे मतलब उसको वर्ड प्रॉब्लम्स बोल सकते हो। तो उन वर्ड प्रॉब्लम्स को करने के लिए आपको इसकी ज्ञान होनी बहुत जरूरी होती है। तो अगर कोई पूछे आप समझ जाओगे कि अगर कहीं लिखा हुआ है कुछ भी, जैसे कि अगर एक और एग्जांपल लूं, अगर कहीं पे लिखा हुआ हो क्या, दैट इज कॉल्ड 10% ऑफ Na2CO3, ठीक है ना, इन, ठीक है ना, बेंजीन। क्या मतलब हुआ, समझ में आ गया होगा आपको कि अगर वो आपसे पूछे कि 10% वेट बाय वेट, ठीक है ना, वेट बाय वेट, ठीक है ना, वेट बाय वेट ऑफ द सोडियम कार्बोनेट इन बेंजीन, तो इसका मतलब क्या बोलोगे सर, इसका मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है बेटा कि 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट, ठीक है ना, 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है ना। क्या बोलेंगे हम इसको बेटा, दैट मीन्स द 10 ग्राम ऑफ द सोडियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ द बेंजीन। बात समझ में आ रही है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, क्लियर है एकदम। व्हाट इज द परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, मास परसेंट, क्योंकि यहां पे एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, मास का ही कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं। छाप लो, आगे बढ़े, छाप लो इसे। ठीक है, अगला लिखेंगे बेटा दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंट। अगला क्या जानेंगे हम लोग बेटा, वॉल्यूम परसेंट को, ठीक है। ये हो गया मास परसेंट, अगला है वॉल्यूम परसेंट, और फिर पढ़ेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंट। यही तीन होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, इन तीनों को हमें डिस्कस कर लेना है। तो हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट, दैट इज परसेंटेज वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या फिर इसी को बोलते हैं वॉल्यूम परसेंट, ठीक है ना, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, एक मिनट, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम परसेंट की, या फिर इसी को बोलते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये क्या बोलता है समझाता हूं, ठीक है। कहीं पे अगर मान लो कि एक चीज लिखा हुआ हो, ठीक है, लेट मी सपोज, आपके पास एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको समझा देता हूं। मान लो लिखा हुआ है 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, क्या लिखा हुआ है, 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, है ना, ठीक है ना, एक्वस मीडियम। क्या मतलब हुआ, अगर कहीं लिखा हुआ है 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका मतलब है बेटा दैट इज द 30 मिलीलीटर ऑफ अ सॉल्यूट, क्या मतलब हुआ, अ 30 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ अ एक्वस सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि 30 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द 100 मिलीलीटर ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, क्योंकि परसेंटेज है इसीलिए क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, कोई बहुत ज्यादा तिगड़मबाजी इसमें नहीं करना है, ठीक है। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मैंने बता दिया कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इन मिलीलीटर अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 100, और उसका ये जो फिजिकल मीनिंग है वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया, क्लियर है एकदम। चलो थर्ड हम लोग समझने जा रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड, इसको छाप लो, मास पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर बोलेंगे वेट बाय वॉल्यूम।
ठीक है, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं थर्ड, यही लिख देता हूं, नहीं मिटा ही देता हूं क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी, है ना, मिटा ही देता हूं। तो अगला है थर्ड नंबर, इसको बोलते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यही दोनों यूज होता है। हम लोग बात करने जा रहे हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ की। किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा? परसेंटेज स्ट्रेंथ की बात करने जा रहे हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ये क्या बोलता है? दैट मीन्स ये बोलता है सर, ठीक है ना, ये बोलता है सर कि द वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, क्या इसका मीनिंग होता है? इसका मतलब होता है बेटा कि कितना वेट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना 100 मिलीलीटर ऑफ द एनी सॉल्यूशन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? परसेंटेज। ठीक है ना, स्ट्रेंथ। तो अगर मैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का कैलकुलेशन का फॉर्मूला लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या लिखूंगा मैं? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू 100। देखो यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं यूनिट्स के साथ इसको मैं लिख रहा हूं, आपको भी समझना होगा, यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई आपको? तो इसे आप लोग छापो, दैट इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब कभी कभी क्या होता है बेटा, किसी कैलकुलेशन के अंदर में बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशंस आपको देखने को मिलेंगे जिन कैलकुलेशंस के अंदर में ना वो जैसे जैसे मैंने तो बता दिया ना कि 20% वेट बाय वेट, 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो कोई ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर में ये चीज गिवन नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं कि इफ, ठीक है ना, टाइप ऑफ परसेंटेज, इफ द टाइप ऑफ परसेंटेज इज नॉट मेंशन, ठीक है, अगर ये मेंशन नहीं हटा है, ठीक है ना, इफ द टाइप ऑफ द परसेंटेज इज नॉट मेंशन, ठीक है, तो अगर ये चीज मेंशन नहीं होता है तो आप अपने आप ही उस चीज को एज्यूम करोगे। यू एज्यूम, क्या करना है? एज्यूम करना है हमेशा, परसेंटेज वेट बाय वेट उसको एज्यूम करोगे। अगर वो आपसे मोलालिटी का कैलकुलेशन पूछ रहा है तो क्या पूछ रहा है सर? मोलालिटी पूछ रहा है, तो आप जो भी वैल्यू दिया हुआ हो उसको हमेशा आप क्या कंसीडर करोगे? दैट इज परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हुआ है। और अगर कुछ और है, अगर और कुछ भी निकालना है तो यू हैव ऑलवेज कंसिडर्ड वेट बाय वॉल्यूम इफ एनी अदर, ठीक है ना, आस्क। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसे याद रखना है आप लोगों को। नोट पॉइंट में लिख दो इसको। ठीक है, क्या है नोट पॉइंट है कि इफ बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशंस होंगे, जैसे मैं तो लिख दिया ना कि 20% H2SO4 in, ठीक है ना, H2SO4 in, ठीक है, 110 liters of aqueous solution, calculate the molality of the solution। ठीक है, अब आपको मोलालिटी पूछ दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये तो पता है, हाँ कैलकुलेशन कर लोगे, लेकिन 20% क्या? वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इस केस में आपको इसको क्या कंसीडर करना है कि ये 20 ग्राम ऑफ H2SO4 दे रखा है इन 100 ग्राम ऑफ, क्या बोलेंगे सर? वाटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे 10 kg ऑफ वाटर दे रखा था, तो 10 kg में कितना, वो आप कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो इस बात को समझने के लिए बेटा आपको ये बात समझनी होगी। और यहीं पे अगर कोई मोल फ्रैक्शन पूछता, मोलैरिटी पूछता, तो उस केस में आप इसको क्या कंसीडर करते? वेट बाय वॉल्यूम कंसीडर करते। क्या कंसीडर करते बेटा? वेट बाय वॉल्यूम कंसीडर करते। छाप लो। चलो आगे बढ़े। अब दो फॉर्मूला और मैं लिखवा रहा हूं, ये दोनों फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो मैं ऐसे बिना उस फॉर्मूला का भी आप डेरिवेशन कर लोगे, लेकिन फिर भी अगर ये फॉर्मूलाज आपको आते होंगे यू कैन इजिली हैंडल द क्वेश्चन। ठीक है,
तो ये है बेटा रिलेशनशिप्स बिटवीन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड मोलारिटी एंड परसेंटेज वेट बाय वेट एंड मोलारिटी। ठीक है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, कराता हूं मैं। ठीक है, तो क्या है रिलेशनशिप्स है बेटा ये, अरे यार ये रिलेशनशिप्स बिटवीन परसेंटेज वेट बाय वेट एंड मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूं कि मोलैरिटी बराबर में आएगा, ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी इन ग्राम पर मिलीलीटर इनटू 10 डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा मोलारिटी निकालने का, इसे आप लोग कंठस्थ कर लेना कि अगर आपको परसेंटेज वेट बाय क्या दे रखा हो, वेट दे रखा हो, और यू हैव टू कैलकुलेट द मोलारिटी दैट इज कैपिटल यम पूछ रहा हो, तो कैपिटल यम बराबर क्या हो जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी दिया होगा हमेशा किसी भी कैलकुलेशन के अंदर में, इनटू 10 डिवाइड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। और दूसरा रिलेशन है बेटा दैट इज एन रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड मोलारिटी। ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड मोलारिटी, तो ये होता है बेटा मोलारिटी बराबर में परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, सीधे रख देना है, इनटू, ठीक है ना, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू में क्या करना है सर, इनटू में 10 कर देना है। ठीक है ना, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू में 10 डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय द क्या लिखेंगे सर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं, आपको ये दोनों फॉर्मूलाज हमेशा याद रखने होंगे। क्लियर है एकदम, ये दो फॉर्मूलाज आपको हमेशा क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो आई होप आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। क्या हम सवाल की तरफ मूव कर सकते हैं, मूव करते हैं सवालों की तरफ। ठीक है, स्टार्ट करें, चलो बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आया हूं। आपको क्या करना है, सबको पता है नियम यही है कि वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन जब ना बने तो वापस से वीडियो को ओपन करके मेरे सॉल्यूशंस को चेक करना है। शुरू करूं, चलो। ठीक है, तो आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहा है पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल मैं लिख रहा हूं, आप लिखो। सवाल यह है बेटा कि द मास परसेंटेज ऑफ द ग्लूकोज इन अ सॉल्यूशन, मास परसेंट ऑफ ग्लूकोज, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। द मास परसेंट ऑफ द ग्लूकोज इन अ सॉल्यूशन विच इज, ठीक है ना, which has the 15 gram of glucose, ठीक है ना, dissolved in 45 gram बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, ऑफ वाटर इज। सॉल्व कर लो आप, बहुत ही हलवा सवाल है, कर लो इसे। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूं क्योंकि ये इतना ही बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है बेटा दैट इज द मोलारिटी ऑफ 98% वेट बाय वेट,
98% weight by weight solution of H2SO4, solution of H2SO4, density is 1.8 gram per milliliter. Solve it. These are the two questions. बहुत ही ज्यादा easy questions. You have to solve within 2 minutes. जल्दी. चलो मैं सॉल्व करूं. देखो पहला क्वेश्चन का आंसर मैं लिख रहा हूं सॉल्यूशन नंबर 1. क्वेश्चन बोला है कि मास परसेंट निकालना है ग्लूकोज का. हाँ सर. तो मास परसेंट का मैंने आपको फॉर्मूला पुट करके बताया था. क्या होता है सर? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन द वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. अब यहाँ पे क्या दे रखा है? मास परसेंट ऑफ ग्लूकोज इन अ सॉल्यूशन व्हिच हैज द 15 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज डिसॉल्व इन द 45 ग्राम ऑफ पानी. मतलब हमको पता चल गया सर कि सॉल्यूट है 15 और सॉल्यूशन है कितना सर? 15 प्लस 45 और इनटू में क्या कर दोगे बेटा? 100. तो ये कितना हो जाएगा? 10 और ये हो गया सर 5. तो ये हो जाएगा सर 6. तो 15/60. ठीक है. 5 5 10 एक हाथ में 5 1 60 और यहाँ पे आ गया सर 100. 10 यहाँ से कैंसिल आउट. यहाँ 5 यहाँ 3 3 5 15 25%. कितना आ जाएगा सर? 25%. तो ये आंसर आ गया बेटा 25%. मुझे पता था हलवा क्वेश्चन है, सभी कोई कर लिए होंगे. सॉल्यूशन नंबर 2 में आ जाओ. क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? कि द मोलारिटी ऑफ द 98% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ द H2SO4. करने का तो दो तरीका है, लेकिन सबसे इजी वाला तरीका जो मैंने आपको बताया था वो लगा दो. मोलारिटी इज इक्वल टू होता है परसेंटेज वेट बाय वेट है ना इनटू डेंसिटी इन ग्राम पर मिलीलीटर इनटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. ठीक है. तो यहाँ पे देख सकते हो मोलारिटी परसेंटेज वेट बाय वेट कितना है? 98 है ना. और इनटू डेंसिटी कितना है? 1.8 इंटू 10 डिवाइडेड बाय द H2SO4 की मॉलिक्यूलर मास भी कितनी होती है? 98. 98 से 98 कैंसिल आ गया. 18 आंसर आएगा. कितना आ गया सर? 18. एकदम हलवा हलवा क्वेश्चन आते हैं यार, कोई टेंशन नहीं है. आपको बस क्या करना है? सॉल्व करने का टेक्निक, फॉर्मूला आपके हाथों पे होना चाहिए. केमिस्ट्री से डरना बंद करो भाई. फिजिकल केमिस्ट्री डरने का सब्जेक्टिव ही नहीं है. आप मेरे साथ पढ़ के देखो. मैं बता रहा हूं ना कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री सबसे इजी लगेगी. फिजिकल केमिस्ट्री ऐसे भी इजी है यार. लोग ना क्यों डरते हैं पता है? वो IIT वाले और JEE वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं, उनसे वो कैलकुलेशंस फंस जाता है. तो उस कैलकुलेशन के फंसने के चलते वो भूल जाते हैं कि आप नीट और मेडिकल के छात्र हो. तो ये बात आप समझो पहले. ठीक है ना. कि मेडिकल के छात्रों के लिए इतना ज्यादा टफ कैलकुलेशंस बनाया ही नहीं गया है. हाँ, पेपर के अंदर में आपको एक्स्ट्रा एज देने के लिए कोई इंस्टीट्यूशंस, एक्स इंस्टीट्यूशंस अगर आपको बना के देती है तो आपको कोप करा रही है उस सिचुएशन के अंदर में कि आप इतने छोटे छोटे कैलकुलेशंस को माइंड में करना शुरू कर दो. You have not to write all formulas in this manner and put the values. You have to on your mind discussion. ठीक है. अपना दिमाग में ये चीज होना चाहिए. सीधा आंसर पुट करने आना चाहिए आपको. तो उस चीज को करने के लिए क्या तरीका है? You have to get a more and more practice. ठीक है. You have to follow in some modules. किसी भी मॉड्यूल को कोई भी उठाओ, हर एक चीज ट्रस्टेड है. आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? अपने ऊपर ट्रस्ट करना है कि हाँ, जिस मटेरियल को मैं फॉलो कर रहा हूं वो बेस्ट है ना. वेदर इट इज ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, विद एक्स इंस्टीट्यूशन, वाई इंस्टीट्यूशन, इट डजंट मैटर. ओनली यू हैव टू फोकस दैट व्हाट इज माय थिंकिंग. ठीक है ना. कौन मेरे लिए बेटर सोर्स है उसको पकड़ो और दबा दो. ठीक है. ना बने तो आपको पता ही है क्या करना है. मेरा इंस्टा हैंडल है. इंस्टा हैंडल क्या है बेटा? सबको पता है. organholism_neat लिख देता हूं यार. इसके ऊपर में आप लोग मुझे डीएम करो. organholism_neat. ठीक है. इसमें आपको जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, आप मुझे इस पे डीएम करो, है ना. मैं जवाब दूंगा यार.
मैं किस लिए हूं, उसके साथ साथ अगर इसके साथ साथ कई तरह के ऐसे रेफरेंस हैं यार दुनिया में, जरूरत ही नहीं है हमारी तो, क्लियर है एकदम। लेकिन जो भी प्रॉब्लम आए मुझे डिस्कस करो, मैं जरूर हूं आपके साथ, बात को क्लियर रखना जरूरी है। क्लियर है एकदम। चलो आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल लिखता हूं, सब कोई समझो। तो अगला सवाल मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन है सर, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द 9.8% ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 9.8% सॉरी H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द 9.8% H2SO4 सॉल्यूशन। सॉल्व कीजिए। सॉरी करूं मैं? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने पहले बताया था कि अगर नहीं कुछ दिया हुआ हो तो मोलालिटी के जगह पे अगर कुछ भी पूछता है अदर, तो आप इसको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कंसीडर करोगे। क्या कंसीडर करोगे? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो मोलारिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट याद होगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10 अपॉन क्या बोला था मैंने, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो हम यहां पे लगा देते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा है 9.8% इंटू 10 डिवाइड बाय 98। आई थिंक ये आ जाना चाहिए, कटेगा 10 आएगा, 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 मोलर। क्लियर? तो ये हो गया बेटा कौन सा कंसेप्ट? आपका मॉलिक्यूलर मास का। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अगला कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अब हमें जानना है बेटा एक और टर्म होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस टर्म को बोलते हैं दैट इज नोन एज द पार्ट्स पर मिलियन। आर यू नोइंग अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय पीपीएम? सुने होंगे बहुत सारे, जैसे कि क्या होता है ना कि हम जब हार्डनेस ऑफ वाटर की बात करते हैं, या फिर कंसेंट्रेशन ऑफ द फ्लोराइड इन अ टूथपेस्ट की बात करते हैं, या फिर हम जब मतलब कि बायो मैग्निफिकेशन एक टर्म होती है जिसके अंदर में हम क्या देखते हैं कि कितना अमाउंट किसी यूरिया का या फिर किसी अदर टाइप ऑफ टॉक्सिक मेटल्स का किसी वाटर के अंदर में कितना है, तो उस जगह पर हम लोग क्या करते हैं उसको नापने के लिए, क्योंकि वो जो कंसेंट्रेशन होती है ना बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, उसको हम लोग मिलियंस में होती है, और बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट माइक्रोब्स होते हैं। तो उनके कैलकुलेशंस के लिए हम एक और क्वांटिटी डिराइव किए, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। क्या बोलते हैं बेटा? मिलियन ही बोल रहे हैं, मतलब कि 10 की पावर 6 है। तो पार्ट्स पर मिलियन नाम का एक क्वांटिटी हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसे हम लोग समझना है। ठीक है, पीपीएम। यहां से क्वेश्चन भी आता है, आपको फ्लोराइड आयंस निकालने का देता है कभी कभी, या फिर कभी कभी हार्डनेस ऑफ वाटर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप समझना, हेडिंग लगाना सब कोई, पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन? ठीक है, वेयर इज माई यार साफ करने वाला? हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तुझको पहचाना है। तो हम बात करने जा रहे हैं बेटा पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है ना, पार्ट्स पर मिलियन। पहला बात मैंने बता दिया कि दिस क्वांटिटी इज यूज्ड, दिस क्वांटिटी इज यूज्ड फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं? बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, दिस क्वांटिटी इज एन यूज फॉर द वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन
कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको डिस्कस किए कौन कौन सा, दैट इज द हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर में इसका यूज होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द फ्लोराइड इन द कह सकते हैं टूथपेस्ट, कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस इन टूथपेस्ट, ठीक है, टूथपेस्ट के अंदर में कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन ये पूछा जाता है, ठीक है, दीज आर सम एग्जांपल्स, और कंसंट्रेशन ऑफ द पॉल्यूटेंट गैसेस इन एयर, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट गैसेस इन हवा, ठीक है, ये होता है। ये सब क्वांटिटीज होती हैं जिन क्वांटिटीज को हम लोग मेजर करते हैं किसमें बेटा, पार्ट्स पर मिलियन में, ठीक है, किसमें मेजर करते हैं सर, पार्ट्स पर मिलियन में, ठीक है। तो इसमें क्या लिखते हैं बेटा, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बस, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय द वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट हम लेते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 की पावर 6 से। तो जो भी क्वांटिटी आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं, ठीक है ना। अमाउंट को क्या बोलते हैं, पीपीएम, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं सर, पीपीएम, ठीक है। कुछ सवाल करोगे इसके ऊपर, चलो कर लो सवाल, छाप लो फटाक से पीपीएम को, पार्ट्स पर मिलियन। पहला सवाल लिखता हूं, ठीक है, ओवरऑल 10 लेक्चर के अंदर में हम मूल कंसेप्ट को पूरी तरह से खा जाएंगे, जिसमें से जो 11वां 12वां लेक्चर आएगा उसमें हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के, ठीक है, पूरा करवा दूंगा मैं, लगभग 100 सवाल उधर लेके आऊंगा तेजी में। पीपीटी नहीं ना एब्रो नहीं तो हम लोग तो आग लगाते रहते हैं। देखो लिखा है 500 ग्राम सैंपल ऑफ द टूथपेस्ट, 500 ग्राम सैंपल ऑफ अ टूथपेस्ट, ठीक है, 500 ग्राम ऑफ द सैंपल ऑफ द टूथपेस्ट कंटेन 0.02 ग्राम, कंटेन 0.02 ग्राम ऑफ फ्लोराइड आयन, find the concentration of fluoride ion, find the concentration of fluoride ion, find the concentration of fluoride ion in parts per million, इन क्या बोलेंगे बेटा, पार्ट्स पर मिलियन। तो कैसे बनाओगे, एक सवाल में बना के दिखाता हूं। बोल रहा है कि सर 500 ग्राम सैंपल है टूथपेस्ट का जिसके अंदर में 0.02 ग्राम क्या है सर, फ्लोराइड आयन है, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द आयन। तो मैंने बताया था बेटा कि पीपीएम क्या था सर, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय द क्या बोला था मैंने, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू क्या हो गया 10 की पावर 6, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि द वेट जो दे रखा है तुम्हारा वो कितना दे रखा है, 0.02 इंटू 10 की पावर क्या लिखोगे सर 6, और टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना जो कि टूथपेस्ट का ही सैंपल दे रखा है वो हो गया 500। तो ओवरऑल ये वैल्यू देखोगे तो 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 इंटू 10 की पावर 6 में से 2 गया 4 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, 2/5 हो गया सर, 5 के टेबल में ले जाओगे, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा सर, देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा सर 2/5 इंटू 10 रेज टू द पावर 1, मतलब 10 बचेगा, यहां से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, लास्ट में आ गया 4 ppm, कितना हो जाएगा सर 4 ppm। अगला सवाल कर लो आप, ठीक है, अगला आप करो, ठीक है, 500 मिलीलीटर सैंपल ऑफ द वाटर, 500 मिलीलीटर सैंपल ऑफ द वाटर, पानी का सैंपल है 500 मिलीलीटर का, कंटेन
इसके अंदर में 2 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम ऑफ, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है। फाइंड द हार्डनेस ऑफ द वाटर, फाइंड द हार्डनेस ऑफ द वाटर, फाइंड द हार्डनेस ऑफ द वाटर, पानी की हार्डनेस बतानी है इन पार्ट्स पर मिलियन। इन, देखो दिमाग लगाओ, सॉल्व करो, इन पार्ट्स पर मिलियन, सॉल्व करो ऐसे। चलो सॉल्व करो ऐसे, दिमाग लगाओ, सॉल्व हो जाएगा, दिमाग लगाओ, सॉल्व हो जाएगा, दिमाग लगाओ, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं करूं, देखो समझो। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया सर, हार्डनेस ऑफ वाटर का जो फॉर्मूला होगा, हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए वो आप क्या लिखोगे, दैट इज एन वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6, ठीक, ये लिखोगे। तो यहां पे आप देखो वेट ऑफ सॉल्यूट मेरे पास कितना दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्यूट है 2 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम, ठीक है, इंटू 10 की पावर 6। नीचे में क्या लिखोगे सर, वेट ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन किससे बना है सर, पानी से बना है, और किससे बना है सर, ये जो तुम्हारा सैंपल के अंदर में जो CaCO3 है इससे बना है, सही है। लेकिन आप ध्यान से देखो कि पानी जो है वो 500 मिलीलीटर है, कितना है सर, 500 मिलीलीटर। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग देखें तो ये जो है सर वो कितना है, मात्र 2 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम, ठीक है। तो वेट को कैसे लिख सकते हो, आपको पढ़ा होगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो क्या मैं यहाँ पर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ, हाँ सर, ठीक। तो मैं ऐसे भी लिख देता हूं, क्योंकि पानी का आपको पता नहीं है, तो 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई वेट को क्या लिखोगे सर, डेंसिटी ऑफ पानी इंटू वॉल्यूम ऑफ पानी प्लस, ठीक है ना, वेट दे रखा है, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हो गया, ये वेट ही हो गया ओवरऑल टर्म। अब ध्यान से देखो, अगर ये वेट की बात हम लोग कर रहे हैं तो वेट आ रहा है 500 ग्राम, क्योंकि आपको पता है यार कि पानी की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, आपने पढ़ा है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो ओवरऑल ये वैल्यू कितना आ रहा है, 500 ग्राम, और ये कितना है 0.003 ग्राम। तो ओवरऑल इतना में इसको ऐड करना कोई बड़ा बात, मतलब कि नेग्लिजिबल ही तो हुआ। तो ओवरऑल इस वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बना देता हूं हार्डनेस ऑफ वाटर की, तो आप खुश रहना, आप सीधे पुट करना आज के बाद, और ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है कि हार्डनेस ऑफ वाटर इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू, आप लिखोगे आज से, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ द सैंपल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सैंपल इन मिलीलीटर इंटू 10 की पावर 6। आज से आपका हार्डनेस का फॉर्मूला ये है, और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, क्योंकि ये नीट में आ चुका है, ठीक है, नीट में पूछा जा चुका है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप यहां पुट करके देख लो, तो मैं लिख देता हूं उसका आंसर कितना आएगा। तो 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा सर, 500। तो यहां से आप कैलकुलेशन कर लोगे, 2 जाएगा 4 आ जाएगा, यहां पर वही आ गया 2/5, ओवरऑल 4 ppm आएगा। कितना आएगा सर, 4 ppm। क्लियर है एकदम, कितना आ जाएगा सर, 4 ppm। तो ये बात आपको दिमाग भेजा में घुसा, व्हाट इज हार्डनेस ऑफ वाटर एंड हाउ टू कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, और फ्लोराइड वाला क्वेश्चन, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं आपको ये पेपर में दिखते हुए दिखेंगे, ठीक है ना कहीं आपको ये कहीं ना कहीं से चिड़िया की तरह आएंगे और डक बस, और सांप की तरह डस के चले जाएंगे। तो क्यों ना पहले से इसको हम लोग प्रिपेयर कर लें। क्लियर, आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े, चलो। तो ये कंसेप्ट आपका खत्म हो गया हार्डनेस ऑफ वाटर का, और किसका सर,
मतलब आपका मोलारिटी, ठीक है। अब बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं डाइल्यूशन का। किसका बात करने जा रहे हैं सर? पानी मिलाना, है ना। आपके पास कोई सॉल्यूशन बना हुआ था, अब उस सॉल्यूशंस में हम क्या करेंगे? वाटर में ऐड करेंगे, और वाटर ऐड करने के बाद उसके मोलारिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो समझेंगे, ठीक है। ये समझना है हमें, ठीक। तो करें स्टार्ट। चलो हम बात करने जा रहे हैं बेटा क्या? डाइल्यूशन का, ठीक है। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ क्या क्या टॉपिक्स मेरा लेफ्ट तो नहीं हो गया कुछ। आई थिंक यही टॉपिक होना चाहिए इसके बाद, दैट इज डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो हेडिंग लगाना सबको, डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन। हेडिंग लगाओ, डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन, दैट मींस एडिशन ऑफ वाटर। इसका क्या मतलब होता है बेटा? डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है? दैट इज पानी का एडिशन, एडिशन ऑफ वाटर। अब ध्यान से समझना, समझाते जाता हूं। मान लो कि मेरे पास एक सॉल्यूशन था, ठीक है। एक सॉल्यूशन मैंने बना रखा था। इस सॉल्यूशन के अंदर में, इस सॉल्यूशन की जो मोलारिटी थी वो M1 थी, इसकी जो वॉल्यूम थी वो V1 थी, और इसके अंदर में नंबर ऑफ मोल्स कितना था बेटा? N था। इसके बाद मैंने क्या किया? इसके अंदर में मैंने ऐड किया पानी। क्या ऐड किया बेटा? वाटर का एडिशन किया। वाटर के एडिशन करने के बाद अब जो इसका सॉल्यूशन बनाया मैंने, अब जो ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की अब मोलारिटी चेंज हो गई M2 से, वॉल्यूम चेंज हो गया V2 से, ठीक है। लेकिन एक चीज है जो बेटा अभी भी इसके अंदर में चेंज नहीं हुआ है। क्या नहीं हो? मोल्स, ठीक है। क्योंकि आपने वाटर ऐड किया, सॉल्यूट नहीं, ठीक है, सॉल्वेंट ऐड किया है। तो कहते हैं कि आफ्टर डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूशन के बाद, द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इनिशियल, जितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का इनिशियली प्रेजेंट था, क्या उतना ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइनली भी प्रेजेंट होगा? क्या नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट जो इनिशियली प्रेजेंट था, क्या उतना ही नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट फाइनली भी प्रेजेंट होगा? हाँ सर, होगा। अब आपको पता है बेटा कि मोलारिटी इज इक्वल टू, मैंने पढ़ाया था, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं मोल्स बराबर है, मतलब कि स्टार्टिंग के नंबर ऑफ मोल्स बाद के नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होंगे। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन का। दैट मींस M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। M1V1 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? M2V2। क्लियर है एकदम? M1V1 इज इक्वल टू क्या होता है? M2V2। छाप लो। छाप लो इसे। कराओ एक सवाल इसके ऊपर, बोलो, कर लो। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे मिक्सिंग का। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना। क्वेश्चन बेटा क्या है? ध्यान से देखो। सवाल मेरे पास है सर कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर एडेड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, find the volume of the water added to 200 milliliter, to 200 milliliter, ठीक है ना, सेमी मोलर सॉल्यूशन, सेमी मोलर सॉल्यूशन, ठीक है, सेमी मोलर सॉल्यूशन, टू मेक इट decimolar solution, to make it decimolar solution। क्या होता है इसका मतलब बेटा? सेमी मोलर और डेसीमोलर समझ लेना, इसके हमेशा याद रखना है। कहीं पे भी अगर लिखा हुआ हो सेमी मोलर, सेमी मोलर सॉल्यूशन मतलब सर सॉल्यूशन है M/2, ठीक है। और कोई लिखा हो डेसीमोलर,
तो डेसी मोलर का मतलब होता है बेटा m/10। क्या होता है? m/10। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मिक्सिंग किया गया तो वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा ये पूछ रहा है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर एडेड टू 200 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर क्या बोले m/2 सॉल्यूशन है ना, दैट इज कॉल्ड सेमी। तो बना के कितना कर देना है उसको, डेसी बना देना है, ठीक है ना, डेसी बना देना है, और इनटू पूछ रहा है कि वॉल्यूम कितना होगा। क्लियर है एकदम? तो बस अब कुछ करना नहीं है, लेकिन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर एडेड टू द 200 मिलीलीटर ऑफ द सेमी मोलर सॉल्यूशन टू मेक इट अ डेसी मोलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये कट जाएगा 2 5 जा 10 में, m से m कट जाएगा, ठीक है। तो 5 के टेबल में इधर चला जाएगा तो 5, और यहाँ पे कितना है 20, 20 25 100, 100 आएगा 1000 ml आ जाएगा, ठीक है, यही ना आएगा। 1000 मिलीलीटर पानी आपको डालना पड़ेगा। एकदम हलवा क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। डाइल्यूशन पे उतना कोई ज्यादा बवाल सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा, अभी वाला जो मैंने सिंपल केस कराया इसके ऊपर, ठीक है। चलो अगला करोगे? करो। अगला करोगे? करो, लिखो, मिटाओ। रब ने बना दी जोड़ी। क्वेश्चन है सर, हाउ मच ग्राम ऑफ कंसंट्रेशन, हाउ मच ग्राम ऑफ concentration of HNO3 solution, ठीक है, नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन लिया गया है, should be used to prepare, should be used to prepare, should be used to prepare 250 milliliter, 250 milliliter 0.2 m, 0.2 m नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है, इज 70%, इज 70% वेट बाय वेट नाइट्रिक एसिड। बढ़िया सवाल है, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, सॉल्व कीजिए इसे। सॉल्व करो, कैसे बनेगा? हाउ मच ग्राम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर द 250 मिलीलीटर 0.25 मोलर नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन। The concentration of the acid is 70% weight by weight nitric acid, percentage weight by weight nitric acid, ठीक है। देखो बेटा इसमें क्या बोल रहा है कि मेरे पास, ठीक है, हाउ मच ग्राम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। मतलब मेरे पास क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन था जो कि क्या है सर, 70% वेट बाय वेट HNO3 है। हमें इस सॉल्यूशन से क्या बनाना है, हमें इस सॉल्यूशन से क्या बनाना है, हमें इस सॉल्यूशन से बनाना है 250 मिलीलीटर 0.2 m सॉल्यूशन। तो हमको कितना ग्राम, मान लो W ग्राम जो हम इसमें सॉल्यूट डालेंगे वो कितना होगा।
तो बेटा यहाँ डाइल्यूशन ही किया गया तभी यहाँ से यहाँ पहुंचे होंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे सर कि जो मोल होंगे वो बराबर होंगे, तो हम यूज तो यही करने वाले हैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। फाइंड द हाउ मच ग्राम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 मिलीलीटर 0.2 m, ठीक है ना। नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज 70% वेट बाय वेट। यहां से हम क्या निकाल सकेंगे, 70% वेट बाय वेट। मोलारिटी तो पता चल जाएगा मेरे को, ठीक है। वॉल्यूम का खेल करना होगा और उसके बाद हम वेट निकाल पाएंगे कि हाउ मच ग्राम ऑफ H2SO4 का यूटिलाइजेशन, ठीक है। कुछ और छूट नहीं रहा पेपर में, एक बार और हम सवाल को ठीक से देख लेते हैं। कैसे निकलेगा सोचो, यहां से यहां जाना है, कैसे निकाला जाए, कहां से कहां जाऊं, कहां से कहां जाऊं। मेरे को मोल्स निकल जाएगा क्या नाइट्रिक एसिड के, मोल निकाल लेते हैं। मोल इज इक्वल टू होता है मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोलारिटी है 0.2 और वॉल्यूम है 250, और क्योंकि इसको लीटर में लाना होगा तो नीचे से 1000 से डिवाइड दे देंगे, तो ये आना चाहिए। एक मिनट करता हूँ कैलकुलेशन, ठीक है। मेरे लिए भी डायरेक्ट नया सवाल आ गया, बहुत दिन बाद बना रहा हूँ। 25 ये हो गया, 25 चौके 100 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा 2/10 इंटू 4, ठीक है ना। तो 1/20 आ गया, है ना, 1/20 मोल्स। ये निकल गया मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। मोल पता चल गया हमको कि मोल्स कितना होगा, इतना। मोल इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो वेट ऑफ मोल्स कितना है मेरे पास, 1/20, सही है ना, 1/20 ही। एक मिनट देख ले कैलकुलेशन, 1/2 आएगा, ठीक। वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड हम निकालते हैं, ठीक है। यही पूछा है कि कितना ग्राम निकालना है, और जो मॉलिक्यूलर मास है नाइट्रिक एसिड का वो कितना होता है, हाइड्रोजन का 28 हो गया तुम्हारा, 14 हो गया तुम्हारा नाइट्रोजन का, 3 × 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15, ये कितना होता है, 16 दिया, 6 का 6, 6 दिन बाद 6 18, एक हाथ में दिन का दिन 48, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 8 4 12 होता है ना, 13 एक हाथ में, 5 1 6 63, ठीक है। कितना आ जाएगा 63। और यहाँ से वेट आया नाइट्रिक एसिड का कितना, 63/20। तो वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना आ जाएगा, वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा यही, ठीक है। अब हमको वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, हमसे पूछा है कि हाउ मच ग्राम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर, हाउ मच ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, देखो बोला ना नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का निकालना है, ठीक है। किसका निकालना है, सॉल्यूशन का निकालना है। तो सॉल्यूशन का निकालना है, ठीक है। हमको कितना दे रखा था, 70% वेट बाय वेट, है ना। अब यहां से दिमाग लगाना पड़ेगा, पता है तुमको। ये निकल गया ना वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड, वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड निकाल लिए। अब जो बहुत अच्छा सवाल है, आई थिंक AIPMT का क्वेश्चन है, ये बहुत पुराना, वही है AIPMT 2015, हाँ कैंसिल पेपर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो ये क्या करना है, वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड आ गया, ठीक। अब देखो परसेंटेज वेट बाय वेट पढ़ाए थे हमको, परसेंटेज वेट बाय वेट का क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब आपसे ना वेट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, आपको इसका काम ही नहीं है, डाइल्यूशन का क्वेश्चन ही नहीं है, मतलब ओवरऑल डाइल्यूशन में कोई काम नहीं है। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन आपसे पूछा है, तो ये परसेंटेज वेट बाय वेट आपको पता चल चुका है, हाँ सर। वेट ऑफ सॉल्यूट आपको पता चल चुका है 63/20, है ना। आपसे वेट ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है और यहाँ पे 100
लिख देता हूं, ठीक है। 100 क्योंकि 70% है तो 100 हो गया, इधर लेके चले जाओगे तो 70/10 कर देता हूं, सही है ना। 70/100 मतलब 7/10 आ जाएगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन ये कर गया, ये भी काट ही दो, बेटर रहेगा। तो यहां बच रहा है वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 63/2 इंटू 7, 7 9 63 होता है आई थिंक, 9/2 है ना। 9/2 मतलब कितना हो जाएगा सोचो, 4.5 ग्राम आ जाएगा आंसर। वाह बेटा क्या सवाल है, मजा आ गया, ये मजा आ गया। क्या आप लोगों को समझ में आया कि मैंने किया क्या इस क्वेश्चन के अंदर में? ये हो गया आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, ठीक है ना। ये हो गया आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं, कभी कभी दिमाग लगाना पड़ता है। एक्चुअली सवाल में क्या बोला कि मेरे पास मान लो कि 70% वेट बाय वेट नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन था मेरे पास, ठीक है। और इसको मैंने इसको बनाना कितना है 250 ml 2.2 मोलर सॉल्यूशन। तो कितना ग्राम सॉल्यूशन हमको, ठीक है ना, हाउ मच ग्राम ऑफ द लिखा है ना, हाउ मच ग्राम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड, कितना नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन हमें यूज करना पड़ेगा यहां से यहां पहुंचने में। तो मैंने क्या किया पहले मोल निकालने की कोशिश की। मोल मैंने निकाल लिया कि मोल से वेट निकाल लिया, कितना वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड का यूज पड़ेगा। लेकिन हमसे वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड तो ये सॉल्यूट है, ठीक है, ये क्या निकला सॉल्यूट। हमसे पूछा किस तरह से सॉल्यूशन का वेट, तो सॉल्यूशन के लिए क्या किया मैंने, परसेंटेज मास बाय मास निकाला, देखा मैंने क्या कर सकता हूं, और यहां से क्या किया मैंने वेट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। क्लियर है एकदम। एक्चुअली मुझे ना मेरा दिमाग कहीं और चल गया, पहले ये स्टेप ही करना चाहिए था, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्यूशन पूछा था ना। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन, देखो कितना गंदा सवाल है, वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर बच्चा नहीं समझ पाया ना सवाल नहीं बना पाएगा वो, ठीक है। तो सॉल्यूशन का वेट निकाल के, अब सॉल्यूशन का वेट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए था, वेट ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्यूट के लिए इतना तामझाम हमको करना पड़ा। क्लियर है एकदम, बढ़िया क्वेश्चन था, इसको आप प्रैक्टिस जरूर करना घर पे, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगला लेते हैं। ये भी आप प्रैक्टिस का नहीं होगा, क्योंकि ये सवाल के अंदर में ना थोड़ा दिमाग लगाने वाला बात था। मैं फंस गया यार फंसा नहीं, मतलब अचानक से मुझे लगा ना कि ये करना क्या चाहता है। चलो अगला देखते हैं। ठीक है, अब कभी कभी बेटा क्या होता है कि आपको आयंस की भी मोलारिटी पूछी जाती है, ठीक है। तो आप हेडिंग लगाओगे मोलारिटी ऑफ द आयंस, मोलारिटी ऑफ आयंस, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है बेटा कि आपको आयंस की भी मोलारिटी पूछी जाती है। तो आयंस की मोलारिटी कैसे निकालनी होती है वो समझना। मान लो कि मेरे पास एक टाइप ऑफ द सॉल्ट है दैट इज AX/B/2। जब ये टूटेगा बेटा, तो ये क्या टूटेगा, X इंटू AY प्लस Y इंटू BX माइनस, इसी में टूटेगा, ठीक। अगर आपको इसका पता करना है, ठीक है, कि मान लो कि अगर ये 1 मोल था, कितना था सर, 1 मोल था, तो इसका X मोल बनेगा और इसका क्या बनेगा सर, Y मोल बनेगा, ठीक है ना। X मोल बनेगा और इसका क्या बनेगा सर, Y मोल बनेगा। अगर मैं इसकी मोलारिटी की बात करता हूं तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 1/V, X/V, Y/V, यही ना लिखोगे, X/V, Y/V। तो जो मोलारिटी होती है बेटा आयंस की, किसकी मोलारिटी होती है बेटा आयंस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोलारिटी ऑफ द आयंस इज नथिंग बट द मोल ऑफ आयन, मोल्स ऑफ आयन अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, मोल ऑफ आयन अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। या फिर आप बोल सकते हो दैट इज द मोल्स ऑफ सॉल्ट, मोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना, डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इनटू में बेटा याद रख लेना है दैट इज द नंबर ऑफ आयंस। बिल्कुल सही बात है कि कितने नंबर ऑफ आयंस बने, ठीक है, कितने नंबर ऑफ आयंस बने, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको याद करो आप लोग, ठीक है, द मोलारिटी ऑफ आयंस। एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ये है बेटा कि 9 ग्राम, थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं, बस कुछ नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूं क्योंकि लास्ट टॉपिक है। Al2SO4 होल थ्राइस इज डिसॉल्व, ठीक है ना। अगला वीडियो आएगा अभी स्टोइकोमेट्री पर।
dissolve in 500 milliliter water. Calculate the molarity of each ion. Calculate the molarity of each ions. ठीक है ना, आपको हर आयन का मोलारिटी निकालना है। तो देखो ध्यान से, जब Al2SO4 होल थ्राइस टूटेगा तो किसमें टूटेगा? 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस में टूटेगा। मतलब मेरे पास अल्युमिनियम 3 प्लस के 2 आयन होंगे और SO4 2 माइनस के 3 आयन होंगे। तो अगर मैं मोलारिटी ऑफ Al3 प्लस लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा कि कितने मोल्स हैं, ठीक है ना, 9 ग्राम ऑफ H लिखा हुआ है ना, तो हमको कितना दे रखा है? 9 ग्राम दे रखा है, ठीक है। तो ठीक है, आपको पता होगा कि मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, पता है आपको? मॉलिक्यूलर मास क्योंकि हमको निकालना पड़ेगा ना, मॉलिक्यूलर मोल्स निकालना पड़ेगा, इसका मोल्स निकालना पड़ेगा पहले ना, क्योंकि हमको सॉल्यूशन का मोल नहीं पता। तो मैं क्या करता हूं, पहले क्या कर रहा है, 9 ग्राम Al2SO4 है ना, तो Al2SO4 का अगर मैं मोलर मास की बात करूं तो मोलर मास क्या लिखोगे Al2SO4 होल थ्राइस का? आप क्या लिखोगे? अल्युमिनियम का कितना होता होगा? 27 इंटू 2 प्लस सल्फेट का जो होता होगा वो कर देंगे, ठीक है ना। लगभग जो सल्फेट का होता है वो आपको याद रखना चाहिए, 96 होता है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। 96 इंटू 3, इसको कैलकुलेट करो, आपके पास आ जाएगा 342 ग्राम, ठीक है। ये आ गया टोटल मोलर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Al2SO4। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा सर? मोलारिटी निकालनी पड़ेगी Al2SO4 की, तब निकल पाएगा आपका मतलब कि मोलारिटी जब आप निकाल लोगे तब आप निकाल पाओगे सर क्या, ठीक है, मोलारिटी जब आप निकाल लोगे तब आप निकाल पाओगे आयंस की मोलारिटी। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? आयंस की मोलारिटी निकालने जा रहे हैं। देखो ध्यान से समझ लो, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज द मोल्स ऑफ सॉल्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू नंबर ऑफ आयंस। तो मैं मोलारिटी निकाल रहा हूं, मोलारिटी ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस। तो Al2SO4 होल थ्राइस की मोलारिटी दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या बोलते हैं सर? वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला सीखे होगे, मैंने बताया था A गुना 1000 अपॉन क्या होता है? V गुना M। पढ़ाया है मैंने? हाँ सर पढ़ाया होगा। तो A गुना 1000 अपॉन V गुना M, 9 ग्राम 1000 डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, इतना करना भी नहीं चाहिए था, बहुत आसान था। V हो गया 500, है ना, मोल्स निकालने की जरूरत ही नहीं था, खाली मोल्स मैंने निकाला नहीं, हाँ नहीं निकाला, और इनटू मोलर मास 342, ठीक है। ये कैलकुलेट करो आप। तो ध्यान से देखो, ये 2 जीरो यहां से 2 जीरो में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, रहने दो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब हमको निकालना है मोलारिटी ऑफ Al3 प्लस। Al3 प्लस की मोलारिटी क्या लिखोगे? मोल ऑफ सॉल्ट कितना आ रहा है? 90 अपॉन 342 इंटू 5 और इंटू नंबर ऑफ आयंस कितने हैं सर? 2। बस हो गया कैलकुलेशन, ये आ गया मोलारिटी ऑफ Al3 प्लस। और अगर आपसे पूछा जाए इसका SO4 2 माइनस का, तो आप क्या लिखोगे? 90 अपॉन 342 इंटू 5 और कितने आयंस हैं ऐसे? 3 आयंस। तो ये SO4 2 माइनस की मोलारिटी निकल जाएगी। तो आई होप बच्चों यही तक था आज का लेक्चर। आई होप आपको ये सारी की सारी टॉपिक्स समझ में आई होगी। यहां तक हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म होता है, ठीक है। अगले लेक्चर के अंदर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर में हम बात करेंगे रिएक्शंस की, ठीक है। अब हम रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट में। बहुत ही इजी होता है, बहुत आराम से आप उसको मैं पढ़ाऊंगा, बहुत ढंग से क्वेश्चंस कराऊंगा। तो स्टोइकियोमेट्री हम अगले लेक्चर के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तब तक आप रिवाइज करो, पढ़ाई करो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।